हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास मिश्रा आज आपका स्वागत करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सेकंड पार्ट में। जैसा कि दोस्तों फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैथोड रेज के बारे में, एनोड रेज के बारे में, मतलब हम कह सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में हम देख चुके हैं। उसके साथ ही हमने लास्ट किया था जे थॉमसन के एटम मॉडल पे, जिसमें पूरी तरह से ये फेलियर साबित हुआ था क्योंकि इन्होंने वाटरमेलन के सिद्धांत पे अपना जो भी प्रिंसिपल दिया था वो था। आइए आज हम देखते हैं रदरफोर्ड का मॉडल कैसा रहता है। इन्होंने जो एटम से रिलेटेड अपना मॉडल दिया था, इसमें इसे हम एक और नाम से बोलते हैं स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग का मतलब इन्होंने बमबारी कराया था। क्या कराया था दोस्तों? इन्होंने इसमें अल्फा पार्टिकल्स लिया, अल्फा पार्टिकल्स जो कि आमतौर से क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और इनको इन्होंने बमबार्डिंग कराया था। किसके ऊपर बमबार्डिंग कराया था? एक हैवी मेटल को इन्होंने लिया, एक हैवी मेटल जिसके रूप में इन्होंने लिया था किसको? गोल्ड को। गोल्ड के एक पतले से फॉयल को इन्होंने लिया था, ठीक है। आइए हम इनके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक कैविटी के रूप में लेड ब्लॉक को लिया, इसमें इन्होंने रेडियम को फिक्स कराया और आगे चल के ये रेडियम से अल्फा कड़े जो होती हैं इनकी बमबार्डिंग होती है, अल्फा कड़े एक रेज के रूप में निकले। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे स्लिट लगाया ताकि ये रेज के रूप में बाहर को निकले, एक पतले से लाइन के रूप में। ये अल्फा कड़े हैं, अल्फा रेज, ठीक है। आगे इन्होंने यहाँ पे एक गोल्ड का पतला सा फॉयल लगवाया और इसके चारों तरफ सर्कुलर जिंक सल्फाइड को लगवाया। जिंक सल्फाइड क्यों? ताकि ये अल्फा कणें जब जहां पे भी टकराएंगी वहां पे लाइट की कुछ ब्राइटनेस आएगी, कुछ ब्लिंक करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कणें कहां पे जाके टकराई हैं। ये रेज जो है, ये अल्फा रेज जो है, ये जाके कहां पे टकराती है, जहां पे भी टकराएंगे वहां पे हल्का सा ब्लिंक करेगा और इससे हमें पता चलेगा कि ये कहां पे टकराती है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? ये पतला सा वही थिन फॉयल है। ये जो है गोल्ड का थिन फॉयल है, ठीक है दोस्तों। ये आपका जो सर्कुलर लगवाया इसका नाम है जिंक सल्फाइड सर्कुलर, इन्होंने चारों तरफ से लगा दिया है। देखिए दोस्तों, जब इन्होंने बमबारी स्टार्ट किया तो ऐसे में ये पाया कि मैक्सिमम का मतलब लगभग की 99.9% के जो रेज थे वो बिल्कुल सीधे निकल गए, ठीक है। ये क्या है? बिल्कुल सीधे निकल गए। यानी इनका पहला फर्स्ट पॉइंट ये है कि मैक्सिमम जो रेज थे ये क्या हुए? स्ट्रेट निकल गए, स्ट्रेट। ऐसा लगता था जैसे कि एटम के अंदर बिल्कुल खाली जगह है, ठीक है, यानी कि वो आसानी के साथ सीधे चले गए। लेकिन ऐसा भी हुआ कि कुछ एक बार ये हल्का सा डिफ्लेक्ट भी किए, डिफ्लेक्शन हुआ हल्का सा, और कुछ एक बार ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ। यानी इस केस में हम देखते हैं लेस डिफ्लेक्शन और इस केस में हम देखते हैं मोर डिफ्लेक्शन। यानी कि एक आध बार ऐसा भी हुआ कि लेस हल्का सा डिफ्लेक्शन हुआ, एक आध बार ऐसा भी हुआ कि ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है दोस्तों। और बहुत मुश्किल से एक बार, यानी हम कह सकते हैं पहले सेकंड पॉइंट क्या था कि some rays get deflected less and some, और कुछ ऐसी थी जो कि more, जो ज्यादा डिफ्लेक्टेड की। कुछ ऐसी किरणें थी जो कि डिफ्लेक्टेड की कम और कुछ किरणें ऐसी थी जो कि ज्यादा डिफ्लेक्टेड की। और बिल्कुल कम यानी हम कह सकते हैं वेरी लेस, लगभग कितना? लगभग 1 in the 12,000, 12,000 में से एक रेज जो है, 12,000 रेज, 12,000 में से एक रेज ऐसी भी थी जो कि कंप्लीटली क्या हुई? जो रिफ्लेक्टेड हो गई। रिफ्लेक्टेड का मतलब हम कह सकते हैं मोर देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से ज्यादा रिफ्लेक्टेड हुई। मतलब ये यहां से ऐसे टकरा के इधर आ गए, यानी 90 डिग्री से कह सकते हैं ज्यादा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट देखा और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने अपना कुछ कंक्लूजन बनाया। वो कंक्लूजन क्या था? आइए देखते हैं। सबसे
सबसे पहले तो मैक्सिमम रेंज जो है वो स्ट्रेट निकल गए। इसका मतलब इनका कंक्लूजन ये था कि जो एटम है, एटम के अंदर बहुत ही ज्यादा पूरी तरह से क्या है, ये खाली स्पेस है, यानी कि केवल और केवल स्पेस है, कंप्लीटली पूरा भरा हुआ, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या था, स्पेस था। तभी तो 99.9% जो रेस थी वो निकल गई। ठीक है, इसमें क्या था, केवल और केवल स्पेस था। ठीक, लेकिन दोस्तों जैसा कि हमें पता है अल्फा रेज क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में से एक आध 12,000 में से एक ऐसी भी थी जो कि पूरी तरह से रिफ्लेक्टेड हो गई। इसका मतलब इन्होंने कहा अंदर जरूर कोई ना कोई एक बहुत ही ज्यादा भारी, और चूंकि ये अल्फा रेज पॉजिटिव है और अगर टकरा के वापस आती है तो अंदर भी कोई ना कोई पॉजिटिव होगा, तभी तो इसको ढकेल रहा है। और एक और बात, ये इसको ताकत के साथ ढकेल के वापस भेज रहा है, यानी अंदर वाला जो है वो भी काफी ज्यादा हैवी पॉजिटिव पार्टिकल्स है। लेकिन दोस्तों ये क्या है, 12,000 में से एक बार ऐसा होता है, यानी कि अगर ये जो हैवी पॉजिटिव पार्टिकल्स है वो बहुत ही कम स्पेस में है, यानी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में है। ठीक है ना, बहुत ही स्मॉल, तभी तो 12,000 यानी 12,000 में से केवल एक बार आता है, और मैक्सिमम बार क्या होता है, स्ट्रेट निकल जाता है। तो इन्होंने अपना सिद्धांत बताया, मतलब अपना एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने अपनी बातें बताई कि पहली कि एटम के अंदर बहुत ही ज्यादा खाली स्पेस है, तभी तो ये मैक्सिमम सीधे निकल गई। और उसके बाद अगर 12,000 किलो में से एक कोई वापस आता है तो ये प्लस यानी कि पॉजिटिव रेस थी, और अगर इनको कोई वापस ढकेलता है तो वो भी अंदर पॉजिटिव होगा, और ये काफी ज्यादा भारी पॉजिटिव होगा। लेकिन चूंकि ये 12,000 में से एक बार होता है तो ये क्या होगा, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम जगह में होगा। ठीक है दोस्तों, और सेकेंड पॉइंट कहता है कि कुछ कम रिफ्लेक्टेड होती है, कुछ ज्यादा, मतलब ये डिफ्लेक्टेड होती है, यानी कि ये जब रेज आती हैं, जब इन पॉजिटिव के पास से जाती हैं, ज्यादा नियरर जाती हैं, तो ये पूरी तरह से तेजी के साथ मोर डिफ्लेक्टेड कर दिया जाता है। इनको क्या कर दिया जाता है, मोर डिफ्लेक्टेड कर दिया जाता है, मोर डिफ्लेक्शन होता है। और जब इसके थोड़ा सा दूर से जाती हैं, और जब इसके थोड़ा सा फार से जाते हैं, यानी इस हैवी पॉजिटिव पार्टिकल्स के जब थोड़ा सा फार यानी थोड़ा सा दूरी से जाती हैं, तो ये लेस डिफ्लेक्शन होता है। इस तरह से इन्होंने अपनी इस बात को रखा। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने पूरा कंक्लूजन है। ये मैक्सिमम सीधी गई यानी खाली जगह है, एक आध वापस आ गई, इसका मतलब बहुत ही कम मात्रा में एक भारी पार्टिकल्स है। ठीक है, और कुछ एक लेस डिफ्लेक्टेड और मोर डिफ्लेक्टेड भी, यानी जो पास से गया होगा वो ज्यादा डिफ्लेक्टेड हुआ, जो बगल से कुछ दूरी से गया होगा वो। दोस्तों अब इसको हम क्या करते हैं, एक एटम का एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। एक एटम पे अगर इसी एक्सपेरिमेंट को दिखाया जाता है तो इन्होंने क्या बोला था कि इसके बिल्कुल बीच में एक कोई हैवी पॉजिटिव है, लेकिन ये बहुत ही कम स्पेस में है, यानी बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, तो यानी कि मैक्सिमम जितनी भी रेज जाएंगी, मैक्सिमम जितनी भी अल्फा रेज जाएंगी, ये सब के सब सीधी निकल जाएंगी। क्यों सीधी निकल जाएंगी, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि इसके अंदर काफी ज्यादा क्या है, खाली स्पेस है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अगर किसी एक हम एटम की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो अल्फा रेज जाती हैं वो सब के सब सीधी निकल गई। लेकिन 12,000 में से एक ऐसी भी हैं जो टकराने के बाद 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे क्या होती हैं, रिफ्लेक्टेड होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ एक ऐसी भी थी जिनका डिफ्लेक्शन ज्यादा था, कुछ एक का कम था। जो ज्यादा नियरर से जाएंगी इनका डिफ्लेक्शन थोड़ा ज्यादा होगा, जो थोड़ा फार दूर से जाएंगी इनका डिफ्लेक्शन थोड़ा कम होगा। ठीक है दोस्तों, इनका डिफ्लेक्शन थोड़ा कम होगा। जो ज्यादा दूर से जाएंगे, मतलब कुछ दूर से, तो इनका हल्का सा डिफ्लेक्शन क्या होगा, इनका डिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम होगा, और जो बिल्कुल पास से जाएंगे इनका डिफ्लेक्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा। इस तरह से इन्होंने अपना ये प्रिंसिपल दिया क्या, कि अपने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिखाया कि बीच में कोई एक बहुत ही ज्यादा हैवी पार्टिकल्स है जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में है, और इसी को इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस, नाभिक। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इनका ये जो सिद्धांत था, जो इनका ये एक्सपेरिमेंट था, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से फाइनली इन्होंने अपना रिजल्ट क्या दिया, इन्होंने फाइनली ये बोला कि एटम के अंदर जो है ये दो तरह का स्पेस होता है, दो जगह होती है। ठीक है, एक होता है जो कि न्यूक्लियस होता है, यानी हम कह सकते हैं एक
जो अंदर होता है वो न्यूक्लियस होता है, और जो दूसरा होता है सेकेंड, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ये आमतौर से काफी पॉजिटिव का मतलब, अब आपको पता ही है एटम के अंदर अभी तक दो चीजों की खोज हुई है, एक है प्रोटॉन की खोज और दूसरी है इलेक्ट्रॉन की खोज। और हमें यह भी पता है कि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव होता है। और बात हो रही है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव में भी क्या हैवी होना चाहिए। और आपको पता है कि पॉजिटिव कौन है, वो प्रोटॉन है। तो यानी कि न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, तो ये अंदर होता है प्रोटॉन, जो कि पूरी तरह से क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और जो बाहर का पार्ट है वहां पे इन्होंने कहा था, यानी कि बाहर कौन होगा, तो यानी बॉर्डर पे हमेशा कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होगा जो कि निगेटिव होगा, यानी कि बाहर की तरफ ये जो होंगे ये कौन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन होंगे, और अंदर ये प्लस है, यानी ये कौन सा होगा, प्रोटॉन होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर बाद में एक और बात फिर से आती है कि अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, और चूंकि ये काफी ज्यादा हैवी है, भारी है, तो फिर तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस बात से बचने के लिए इन्होंने एक और अपनी एक बात बोली थी, और इन्होंने क्या कहा था कि ये जो रियल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये एक कह सकते हैं कि एक ऑर्बिट में ये रोटेट करते हैं। क्या करते हैं, रोटेट करते हैं एक ऑर्बिट में। ठीक है दोस्तों, एक ऑर्बिट में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। इस रोटेशन की वजह से क्या होता है कि इनके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, जो कि पूरी तरह से बैलेंस करता है, यानी ये अंदर की तरफ अगर अट्रैक्ट करता है तो इस रोटेशन की वजह से ये बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और ये अंदर की तरफ नहीं गिरता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ये इसी को इन्होंने कहा था सेम वैसे ही जैसे कि सन के चारों ओर प्लेनेट जो हैं वो मूवमेंट करते हैं, और इसी वजह से इसे एक और बात बोला जाता है, प्लेनेटरी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को बोला जाता है प्लेनेटरी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों अब हम देखेंगे क्या, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। इनके इस मॉडल में क्या कमी रह गई। देखिए, जैसा कि इनका ये बोलना था कि क्या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये क्या करते हैं, फिक्स ऑर्बिट में रोटेशन करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये रोटेशन करेंगे तो इस रोटेशन की वजह से, जब ये रोटेशन करेंगे तो रेडिएशन जो कि है, ये काफी ज्यादा रेडिएशन के थ्रू अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, लूज करेंगे। बाद में ये बात सामने आई कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर रोटेशन करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में इस रोटेशन की वजह से ये क्या करते हैं, यहाँ पे रेडिएशन होता है, उस रेडिएशन के द्वारा ये अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते जाते हैं। और अगर ये रेडिएशन के द्वारा एनर्जी को रिलीज करेंगे तो इनकी जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि एनर्जी लेवल तो कम होता जा रहा है, और ऐसे सिचुएशन में ये धीरे धीरे मूवमेंट करते करते अंदर आके इस न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगी, यानी न्यूक्लियस में ये क्या कर जाएंगी, इस न्यूक्लियस में ये गिर जाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो फिर ये एटम जो है पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं है, एटम तो हमेशा क्या होते हैं, एटम तो बिल्कुल फिक्स होते हैं, एटम तो हमेशा स्थिर रहते हैं, ये कभी कोलैप्स नहीं होते हैं। यानी कि इस तरह से इस रदरफोर्ड के मॉडल को क्या बताया गया, गलत बताया गया। यहाँ पे ये पूरी तरह से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद तब इस मॉडल की इस बात को मतलब कौन सामने लेके आता है कि रदरफोर्ड की बात को अगर गलत साबित किया गया तो फिर इस बात को अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा अब की बार सामने लाते हैं, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अब किसका मॉडल आता है, बोर्स मॉडल। इसमें इन्होंने बताया, बोर्स मॉडल को यहीं पे ज्यादा उसमें टाइम न लेते हुए हम बस इसमें हल्का फुल्का ये बताना चाहते हैं कि इसमें इन्होंने थोड़ा सा बस चेंजिंग किया। ठीक है दोस्तों, हल्का सा बस चेंजिंग ये किया कि इन्होंने क्या कहा था कि ये अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मूवमेंट करते हैं, सही बात है, लेकिन ये क्या होता है, इनके जो ऑर्बिट होते हैं ना,
ये ऑर्बिट, ये डिस्क्रीट ऑर्बिट होते हैं। डिस्क्रीट ऑर्बिट का मतलब ये हुआ कि इनकी जो ऑर्बिट होती है उसमें अलग अलग लेयर होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? अलग अलग लेयर होता है। और इसी को इन्होंने बोला था एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल या सेल। इसको इन्होंने क्या नाम दिया था? एनर्जी लेवल या सेल। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था कि टोटल 4 एनर्जी लेवल होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, इनको इन्होंने दिखाया K, L, M और N के द्वारा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, रोटेशन करते हैं, ये एनर्जी लेवल होता है। एनर्जी लेवल का मतलब ये है कि अलग अलग एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर ये एनर्जी जो भी रेडिएशन होता है या किसी भी तरह के एनर्जी को अगर ये गेन करते हैं तो ये हमेशा क्या करते हैं? आउटर की तरफ, यानी आउटर इस सेल में, इसे सेल भी बोलते हैं, इसे एनर्जी लेवल या सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टोटल 4 सेल या 4 एनर्जी लेवल होते हैं, 1 2 3 4। इसमें क्या इन्होंने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन इस 1 पे है और अगर ये एनर्जी को गेन करता है तो ये आउटर की तरफ, यानी K से L की तरफ, L से M की तरफ, M से N की तरफ, ये क्या होता है? ये एनर्जी अगर गेन करता है तो गेन में ये बाहर की तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है दोस्तों, और अगर एनर्जी को क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो लूज करने के कंडीशन में ये अंदर की तरफ आता है। यानी अगर लूज होता है तो फिर ये इस सेल को इसमें आकर रोटेशन शुरू करता है। अगर इसमें से भी एनर्जी गेन मतलब लूज होता है तो फिर ये इसमें आता है। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ये अलग अलग सेल में अपनी एनर्जी के अनुसार, एनर्जी लेवल के अनुसार ये क्या करते हैं? इस फिक्स ऑर्बिट में मूवमेंट करना शुरू करते हैं। इस तरह से कभी ये अंदर इस न्यूक्लियस के अंदर नहीं फेल होंगे और कभी भी ये एटम जो है ये कोलैप्स नहीं होगा। ठीक है, ये मॉडल किसने बताया था? ये जो मॉडल दिया था, ये मॉडल था इनका बोर्स मॉडल, बोर्स एटम मॉडल। ठीक है दोस्तों, और इस मॉडल को ही सही बोला गया क्योंकि इन्होंने इस बात को साबित किया कि अब कोलैप्स नहीं होगा बल्कि ये अच्छे से मूवमेंट करता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा रदरफोर्ड के स्ट्रक्चर को, जो कि इनका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, और इनका जो भी फेल्योर था उसको भी हमने ड्रॉबैक को देखा। आगे हमने बोर्स के मॉडल को देखा। बोर्स मॉडल पूरी तरह से डिपेंड करता है डिस्क्रीट ऑर्बिट या एनर्जी लेवल के सिद्धांत पे। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि अभी तक तो लोगों को बस एक ही चीज पता था, 2 बातें, कि एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के बारे में किसी को पता नहीं था। रीजन भी था, रीजन यह है कि किसी भी एटम के ऊपर कभी भी अगर हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर कभी भी हम चार्ज देखते हैं तो ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब कुछ नहीं, न्यूट्रल का मतलब जीरो। यानी अंदर हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और बॉर्डर पे यहाँ पे इसके आउटर सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो गया तो निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कर देते हैं कैंसिल, और इसी वजह से ये न्यूट्रल होता है। तो कभी किसी ने सोचने की कोशिश ही नहीं की, कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि अंदर हो सकता है कोई और हो। नहीं, लोगों ने ये कहा कि ये 2 ही हैं, एक पॉजिटिव है जो कि प्रोटॉन होता है और एक बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, एक निगेटिव है जो कि आपस में कैंसिल करते हैं। लेकिन चैडविक ने, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया, बस इन्होंने एक चीज को ध्यान दिया। ध्यान देने वाली बात यह थी कि ध्यान से समझना दोस्तों, प्रोटॉन का मास होता है, प्रोटॉन का मास होता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल न के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि इसे हमने बताया था कि ये क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। ठीक है दोस्तों, नेग्लिजिबल होता है। तो ऐसे में किसी भी एलिमेंट के एटम का जो भी मास होगा, किसी भी एलिमेंट के एटम का जो भी मास होगा, जब 2 ही चीज होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास ही नहीं होता है, तो यानी कि किसी भी एटम के, एलिमेंट के एटम का जो मास होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के ऊपर। यानी दोस्तों जितना प्रोटॉन का मास होगा उतना ही क्या होगा? उतना ही उस एटम का मास होगा। यानी जितने प्रोटॉन होगा, आपको पता है प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास होता है 1 यूनिट, यानी 1 AMU से बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, 1.67 into 10 to the power -27 kg होता है।
यानी 1 यूनिट होता है। तो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, ऐसा तो हमें पता है। लेकिन चैडविक ने अपना कुछ किया और इन्होंने क्या किया, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है दोस्तों, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ हीलियम के अंदर, इस हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं, ठीक है दोस्तों, कितने हैं, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं। और इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर 2 प्रोटॉन हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हीलियम का जो मास आना चाहिए था, इस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इसका मास क्या आना चाहिए था, 2 प्रोटॉन है, इसका मास होना चाहिए था 2 AMU यानी 2 यूनिट होना चाहिए था। लेकिन एक्सपेरिमेंट के द्वारा चैडविक ने ये पाया कि इसका जो मास है वो तो रियल में आता है 4 AMU, और ऐसे में वो सोचने पे विवश हो गए, ठीक है दोस्तों। क्यों, क्योंकि भाई एक्सपेरिमेंट करता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सारा कुछ डिपेंड करता है इस प्रोटॉन के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मास ही नहीं होता, हमने पहले पार्ट में बताया था आपको। यानी मास किसका होता है, प्रोटॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का तो कोई मास ही नहीं होता। यानी अगर प्रोटॉन का मास होता है तो फिर इस हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता है, मास किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। अगर 2 प्रोटॉन है तो फिर मास भी 2 MU होना चाहिए, लेकिन मास तो होता है 4। ऐसे में इन्होंने अपना दिमाग लगाया और इन्होंने ये साबित किया कि नहीं, इस न्यूक्लियस के अंदर कोई और भी छिपा है जिसका जो मास होता है वो क्या है, वो प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है, इसके क्या होता है, लगभग इक्वल होता है, ठीक है। अब ऐसे में इन्होंने नाम दिया क्या, न्यूट्रॉन, इसी को इन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन, ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अब न्यूट्रॉन का इन्होंने बोला कि अंदर कोई और छिपा है जिसका मास होता है लगभग प्रोटॉन के बराबर, यानी 2 आना चाहिए था, 4 आया। 4 क्यों, क्योंकि 2 और है कौन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब ऐसे में एक बात और फंसा, अगर ये प्रोटॉन था, 2 प्रोटॉन का मतलब 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 निगेटिव, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल करते हैं और एटम के ऊपर आता है न्यूट्रल यानी 0। ये तो सही है, सारे एलिमेंट का जो चार्ज होता है न्यूट्रल होता है। तो अगर आप न्यूट्रॉन को बीच में ला रहे हैं तो फिर न्यूट्रॉन का अगर जो भी चार्ज होगा वो चार्ज इस न्यूट्रल को खत्म कर देगा। इसी वजह से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में और जोड़ा और इन्होंने कहा कि नहीं, इस न्यूक्लियस के अंदर जो भी है जिसको इन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया, इस न्यूट्रॉन का जो चार्ज होगा वो चार्ज इन्होंने कहा कि ये चार्ज पूरी तरह से क्या होगा दोस्तों, ये चार्ज होगा 0, यानी इस न्यूट्रॉन के ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा। तो फाइनल इनका रिजल्ट ये आता है कि न्यूट्रॉन होगा जिसका मास लगभग प्रोटॉन के बराबर होगा और जिसकी जो चार्ज होगी वो चार्ज कितनी होगी, वो 0 होगी। फाइनल इसको इन्होंने इस तरह से दिखाया कि इसका जो चार्ज होगा 0 होगा और इसका मास होगा प्रोटॉन के बराबर होगा, और इसी को इन्होंने नाम दिया था न्यूट्रॉन, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ में आएगी। फिर से एक बार आप देख सकते हैं, प्रोटॉन का मास होता है 1 यूनिट या 1.67 × 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास 9 के बराबर है, यानी किसी भी एलिमेंट के अगर हम बात करते हैं एटम के अंदर 2 ही चीज होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता है। यानी इस एलिमेंट का जो भी मास होगा प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया कि अगर हीलियम लेते हैं तो हीलियम के 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता है, यानी कि मास कुल मिला के प्रोटॉन यानी 2 ही होना चाहिए, लेकिन मास तो आता है 4, यानी इसके अंदर कोई और छिपा है, और जो भी छिपा है उसका मास लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, और साथ ही साथ इसका जो चार्ज होता है वो 0 होता है। क्यों, ताकि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल करते हैं और फाइनल आता है न्यूट्रल। तो ऐसे में न्यूट्रॉन को 0 रखना पड़ेगा, तभी ये न्यूट्रल की कंडीशन को फुलफिल करेगा। अगर इसमें कुछ चार्ज होता है तो फिर ये न्यूट्रल नहीं होगा, फिर अगर ये न्यूट्रॉन पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो फाइनल इन्होंने अपना ये रिजल्ट दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब आइए, ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब हम इसके एक टेबल को बनाते हैं। तो दोस्तों अब हम इन तीनों के बीच में कंपैरिजन की बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिस तरह से हमने अपने एक्सपेरिमेंट को बताया उसी तरह से सीरियल वाइज से लिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये आपको पता है, ये होता है -1 यूनिट। कितना होता है, -1। प्रोटॉन का होता है +1।
और ये भी पता है न्यूट्रॉन का कितना होता है, 0, यानी इसे हमने क्या बताया था, ये पूरी तरह से इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मास का। मास जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो 1/1840 ऑफ द 1 एटम ऑफ द हाइड्रोजन था, जो हम पहले में डिस्कस कर चुके थे, यानी 1.9 into 10 to the power -31 kg। इसकी हम बात करते हैं, यानी इसे हम कह सकते हैं लगभग कितना, 0। इसे हम बोलते हैं ये है 1.67 into 10 to the power -27 kg, यानी इसे हम कह सकते हैं लगभग 1 AMU। और इसे हम कहेंगे, इसका भी सेम वही होता है जो कि प्रोटॉन का होता है, 1.67 into 10 to the power -27 kg, यानी इसका भी होता है 1 AMU। जी हाँ दोस्तों, ये हम कह सकते हैं अप्रॉक्स कितना होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि इनको दिखाया कैसे जाता है, सिंबल, इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो रिप्रेजेंट की बात करते हैं। इनको सिंबल दिखाने का जो तरीका होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 E और इनका मास होता है 0। प्रोटॉन 1 चार्ज होता है, 1 प्रोटॉन हुआ, 1 मास होता है। न्यूट्रॉन 0 चार्ज हुआ और इसका 1 मास होता है। ये होता है इनको दिखाने का तरीका। दोस्तों अगर हम इनकी जगह की बात करते हैं, ये कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कहाँ होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, जी नहीं, ये आपका न्यूक्लियस के बाहर होता है। यानी हम लिख सकते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी ये न्यूक्लियर के बाहर रहता है, न्यूक्लियस के बाहर रहता है। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं ये दोनों दोस्तों कहाँ रहते हैं, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। इस तरह से इस टेबल के द्वारा हम इन तीनों के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं और इन तीनों के बारे में आपस में क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन तीनों के बारे में हम पूरी तरह से कंपैरिजन भी कर चुके हैं। अब हम ध्यान देते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो होता है एटॉमिक नंबर और दूसरा एटॉमिक मास, या हम इसे एक और चीज लिख सकते हैं मास नंबर। दोस्तों ये क्या होता है, देखिए एटॉमिक नंबर, अगर ये x कोई एलिमेंट है, x क्या है, कोई एलिमेंट है, ठीक है दोस्तों, तो एटॉमिक नंबर को हम यहां पे दिखाते हैं z के द्वारा, एटॉमिक नंबर को z के द्वारा दिखाया जाता है, और मास नंबर को हम यहां पे लिखते हैं, मास नंबर को a के द्वारा दिखाया जाता है। अब ये एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट में जितने भी प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या, आपको पता है ये प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर, या हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या, फिर से सुन लीजिए, किसी भी एटॉमिक और किसी भी एलिमेंट के एटम में जो भी प्रोटॉनों की संख्या होती है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उसी के बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। यानी कभी भी आता है एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है दोस्तों, ये टोटल मास होता है, ये क्या होता है, टोटल मास होता है। और आपको तो पता ही है मास में इलेक्ट्रॉन का कोई मास होता ही नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि जो भी मास नंबर होता है ये मास नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों के बराबर और प्लस न्यूट्रॉनों के बराबर। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई मास होता ही नहीं है, यानी हम मास नंबर को a से दिखाते हैं और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर कौन होता है, z होता है, यानी एटॉमिक नंबर होता है, तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अगर कभी भी दोस्तों किसी भी न्यूमेरिकल में आपसे ये पूछता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन फाइंड करने को बोलता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, ये होती है एटॉमिक मास या मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या मिलती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कभी भी न्यूट्रॉन पूछता है तो आपको क्या करना होगा, मास नंबर में से प्रोटॉनों की संख्या को माइनस करना होगा, या फिर मास नंबर में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी आप माइनस कर सकते हैं क्योंकि इसी के बराबर होता है, या फिर आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को भी माइनस कर सकते हैं, तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। तो ये लिखने का तरीका होता है। जैसे एग्जांपल में हम कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे। जैसे आपका आता है मान लीजिए कार्बन। दोस्तों कार्बन में
जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। अगर प्रोटॉनों की संख्या 6 हुई तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 6 होगी, 6 होगी, ठीक है। और इसका जो मास नंबर होता है, मास नंबर इसका कितना होता है दोस्तों, तो मास नंबर होता है, ए से दिखाते हैं इसको, और ये होता है 12। यानी हम लिखेंगे कैसे, अगर इस तरह से लिखना होगा तो सी एटॉमिक नंबर कितना होता है, सी 6 हो गया, और मास नंबर कितना होता है, 12 हो गया। कोई आपसे पूछता है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है ए में से जेड को माइनस करना है। मतलब ये देखिए, ए में से जेड को माइनस करना है, मतलब इस अपर वाले में से इस लोअर वाले को आप माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा इसी को हम बोलेंगे न्यूट्रॉन। बस सिंपल सा आप ये समझ लीजिए। यानी हम क्या करेंगे, 12 में से 6 को माइनस करेंगे और आंसर आता है न्यूट्रॉनों की संख्या कितना, 6। इसी तरह से हम और भी देख सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं सोडियम के बारे में, ठीक है दोस्तों, सोडियम को हम लिखते हैं Na1123। दोस्तों मेरा ये सुझाव होगा कि 1 से लेके और कम से कम आपको 20 तक सारे जितने भी एलिमेंट हैं इनके एटॉमिक नंबर और साथ ही साथ इनके मास नंबर को आपको लर्न करना होगा, आपको अच्छे से याद करना होगा। ये आपको क्लास 9th और 10th के सिलेबस के अनुसार ये कम से कम सबसे मिनिमम 1 to 20 तक तो आपको दिमाग में हमेशा रखना ही होगा। तो अगर हम 11 Na23 करते हैं, अब इसमें आपको पूछेगा प्रोटॉनों की संख्या बताइए, तो आप क्या बोलोगे, 11। इसमें पूछेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो क्या आप बोलेंगे, 11। अगर आपको पूछता है न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे, इस ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दीजिए। 23 में से 11 गया, यानी ये आपका आ जाएगा कितना, 12। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी न्यूमेरिकल वाले किसी भी प्रॉब्लम को आप आसानी से इस फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। क्या अपर में से लोअर को माइनस करना है और आपको आसानी से न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। अब आइए, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों ये क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे केमिकल रिएक्शन का यही बेस है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं तो कहता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दोस्तों इनका जो अरेंजमेंट होता है किसमें, इन डिफरेंट सेल्स, जो अलग अलग सेल्स होते हैं जिनको अभी हम बताए थे एनर्जी लेवल, तो अलग अलग सेल्स में जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल्स। तो बोर्स ने क्या बताया था, नील बोर्स, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट बताया था, उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे इन्होंने कहा था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, किसी भी सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उन्होंने उसका मतलब इन्होंने एक फार्मूला दिया, दैट इज द 2n स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, 2n स्क्वायर, जहां पे n क्या है, where n equal to 1 2 3 4, मतलब जो 4 सेल थे, 4 एनर्जी लेवल थे, उसी को इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला n एनर्जी लेवल्स, या इसे हम क्या कह सकते हैं, सेल्स। इसी को इन्होंने क्या कहा, 1 2 3 4। तो आइए जैसे हम देखते हैं, अगर n इक्वल टू टोटल कितने थे, k l m n, हमने 4 देखा था। अगर हम k की बात करते हैं, k l m n, k की बात करते हैं, यानी n इक्वल टू 1 रखिए तो हो जाएगा 2 1 स्क्वायर, दैट इज द 2। n इक्वल टू 2 रखने पे 2 2 का स्क्वायर, दैट इज द 8। n इक्वल टू 3 रखने पे 2 3 का स्क्वायर, दैट इज द 18, एंड n इक्वल टू 4 रखने पे 32। यानी दोस्तों इनके अनुसार अगर कोई न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिव और प्लस, यानी कि हम कह सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनके बाहर इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना होगा। इनका जो सेल होगा, 4 सेलों के बारे में इन्होंने बताया था, K, L, M और N। तो इनके अनुसार जो पहला आता है, जो सबसे छोटा होता है, जिसकी एनर्जी लेवल सबसे कम होती है, K, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं।
जो इसके बाद आता है L, इसमें मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 8 रह सकते हैं। इसके बाद आता है M, इसमें मैक्सिमम 18 रह सकते हैं। और इसके बाद आता है N, इसमें मैक्सिमम 32 रह सकते हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं कि ये कमरे बने हुए हैं, अलग अलग रूम बने हुए हैं, और कौन सा रूम कितना बड़ा है और कितने लोग उसमें रह सकते हैं, इस तरह से इन्होंने इसको एडजस्ट करने का ये तरीका बताया है। ठीक है दोस्तों, अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम समझेंगे इसके आधार पे कि कैसे किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते हैं और किस तरह से इनके इलेक्ट्रॉनों को किस किस सेल में इनको उचित जगह देते हैं, इसके बारे में आइए अब हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम 2, जैसे हमने बताया K, L, M और N। K का मैक्सिमम कितना रह सकता था? 2, अभी हमने देखा था। L में 8 रह सकते हैं, M में 18 रह सकते हैं और N में 32 रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉनिक नंबर है? 1, यानी इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो इलेक्ट्रॉन जब 1 है तो वो पहले ही सेल में आ जाएगा K। ठीक है, अगर हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम में 2 है तो ये 2 मैक्सिमम इसमें रह सकते हैं, तो ये दोनों इसमें आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कार्बन की, कार्बन में होते हैं 6 प्रोटॉन का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें न्यूट्रॉन की कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 ही इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं, बाकी जो 4 बचते हैं वो अगले घर में चले जाएंगे, यानी अगले सेल में चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग हम इसको देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप आते हैं सोडियम पे, इसका होता है 11 का मतलब 2 इसमें आएंगे। ठीक है दोस्तों, 8 इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं, तो 8 और 2 होते हैं 10, 1 बचता है, 1 चला आएगा कहां पे? यहां पे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम पहुंचते हैं कहां, अगर हम देखते हैं सल्फर का होता है, चलिए क्लोरीन, सबसे पहले क्लोरीन 17। अगर हम क्लोरीन को देखते हैं 17, तो 17 2 8 7। ठीक है दोस्तों, अगर हम करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम बात करें पोटेशियम की। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं तो पोटेशियम का होता है 19 में 2 8। अब ध्यान से देखना दोस्तों, यहां पे हालांकि 18 हो सकते हैं, लेकिन आप सब कुछ करो, अगर 4 रूम हैं, एक में 2 लोग गए हैं, एक में 8 गए हैं और इसमें 18 हो सकते हैं, लेकिन बगल वाला रूम अभी पूरी तरह से खाली है। ठीक है दोस्तों, हालांकि इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। ठीक है ना, अभी इसमें 18 हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में क्या होता है, जैसे ही ऑक्टेट पूरा होता है तो इन दोनों के लिए यानी कैल्शियम आपको बस 20 तक याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों के केस में आपको बस ये याद रखना है कि जैसे ये 8 ऑक्टेट पूरे होते हैं तो अब ये 9 नहीं होंगे और ये 10 नहीं होंगे। देखिए 8 2 10 10 20, ऐसा नहीं है कि ये 20 ऐसे होंगे। जैसे ही 8 पूरे होंगे, ऑक्टेट पूरे होने के बाद बाकी 2 को अगले सेल में भेज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी अगले सेल में भेज दिया जाता है। कब तक के लिए? जब तक ये आगे फील न हो। जब ये फील होने लगेगा तो फिर ये फील होने के बाद फिर ये वापस इसमें 8 के बाद या 2 के बाद फिर से 8 के बाद ये वापस इसमें आ जाता है। ठीक है, तो आपको बस यहां तक 20 तक तैयार करना है। ठीक है, ये 20 तक ही आपको रखना होगा। 18 तक तो बिल्कुल इजी है, 18 आर्गन, यहां तक तो बिल्कुल इजी है। 2 8 8 2 8 10 10 8 18, आसान था। लेकिन जब ये दोनों आते हैं तो इन दोनों केस में एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, 8 8 कंप्लीट होने के बाद, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद 1 और 2 इलेक्ट्रॉन इनमें चले जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हो गया हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी K L M N। ठीक है दोस्तों, अब इनको हम इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम इनको दिखाना है कि इनको हमें सेल के रूप में अगर इसको दिखाना होगा तो किस तरह से हम इसको दिखाएंगे कॉन्फ़िगरेशन को, आइए जरा इसको देखते हैं। दोस्तों अगर हम कहें कार्बन का दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉनिक नंबर, यहां का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं, और इसका मास होता है 12। ठीक है दोस्तों, यानी अगर हम इसको कहें KLM में तो 6 का मतलब हुआ 2 and
4, यानी ये K हुआ और ये L हुआ, यानी Mn की जरूरत इसमें नहीं आएगी। तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, ये हुआ इसका न्यूक्लियस, इसके बाद हमें किसकी जरूरत है, सिर्फ K और L की, तो K और L, यानी Mn की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। कितने प्रोटॉन होंगे, देखिए ये 6 है, यानी प्रोटॉनों की संख्या कितनी हुई, 6 हुई, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हुई, 6 हुई। और न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, न्यूट्रॉन हमने बताया है कि इन दोनों का डिफरेंस 12 में से 6 गया, यानी भी आता है 6। तो हम लिखेंगे 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6 हैं। इलेक्ट्रॉनों को हमने कैसे दिखाया, 2 और 4, तो यानी पहला होता है K और दूसरा होता है L। तो K में कितने होंगे, 2 होंगे, यानी आप 2 ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और फिर कहता है L में 4 होंगे, यानी L में आप दिखाएंगे 1 2 3 एंड 4। इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है कौन, कार्बन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए सोडियम का। सोडियम का होता है 11 एंड 23, यानी हम बात करते हैं प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 11 है। अगर हम कहें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। और अगर हम कहें कि इन दोनों का डिफरेंस यानी न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन होगा 23 में से 11 गया, यानी 12। तो इसे हम दिखाएंगे कैसे, ये हुआ आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 है। दोस्तों मैंने बताया था न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लगभग बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर नहीं था, ये नियरली इक्वल होते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 11 एटॉमिक नंबर है, यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है। तो 11 को लिखेंगे 2 8 1, यानी K L M। तो इसको लिखाने के लिए यानी हमें 3 सेल की जरूरत होगी, तो 1 सेल, सेकेंड एंड द थर्ड। K की बात करते हैं, K में 2 होगा, तो यानी हम लिख सकते हैं ये हुआ आपका K। अगर हम L की बात करते हैं, L में 8 होंगे, तो 8 को पूरी तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं, ये हो गए पूरे 8। और M में केवल 1 होगा, तो उस 1 को आप यहां पे लिखिए K L और M। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है किसके बारे में, सोडियम के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको अपना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाना होगा, तो आप पहले इसको इस तरह से अलग अलग सेलों में इसको बांटेंगे और फिर जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी के साथ किसी को भी आप दिखा सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं होगी, ठीक है। अब आगे हम आते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, ठीक है, जो कि काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द वैलेंसी। दोस्तों वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब भी हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो जो भी बाहर के सेल में, मोस्ट आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है दोस्तों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे आप देखिए सोडियम ही था 11, इसको क्या लिख सकते हैं 2 8 1। ऐसे ही हम कह सकते हैं क्लोरीन 70 2 8 7। हम लिख सकते हैं कैल्शियम 20 2 8 8 2। ठीक है दोस्तों, तो आप बस इतना याद रखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कभी भी कोई पूछे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आप बोलोगे आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है इसी को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अब सेकेंड वर्ड एक और आता है जिसे हम बोलते हैं वैलेंसी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी दोस्तों होता क्या है, जब भी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, अगर आउटर सेल में 8 आ जाए, या ऑक्टेट इसे बोलते हैं, अगर 8 आ जाए तो समझिए इस एलिमेंट को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वैसे ही अगर आउटर सेल में 8 आ जाए तो समझिए इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति। और इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं आइडियल गैस, इन्हें हम बोलते हैं नोबल गैस। ठीक है,
ये कभी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, अक्रिय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब इन्हें धन दौलत नौकरी चाकरी में कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी इन्हें लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वही बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यानी अगर आउटर सेल में 8 आ जाए तो सारे लोगों की कोशिश होती है हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो। यानी जितने भी एलिमेंट है सबकी यही कोशिश होती है कि चाहे लेके चाहे दे के हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। अब ले दे के कैसे पता चलेगा किसको लेना है किसको देना है? यानी वैलेंसी क्या होता है? देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर कितना? 1 होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम बात करते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्लोरीन, चलिए यहीं पे देख लेते हैं क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। तो हाइड्रोजन का होता है 1, सोडियम का होता है 281, क्लोरीन का होता है 287। तो दोस्तों अगर इसे ऑक्टेट बनाना है तो ये क्या करेगा? ये तो ऑक्टेट बना नहीं सकता क्योंकि इसे 7 चाहिए, 7 की जरूरत है। 8 पूरा करने के लिए 7 की जरूरत है। तो ये 7 मांगेगा, वो अच्छा है कि दूसरा वाला जो 7 देगा इससे अच्छा वो नहीं कहेगा कि भाई तुमसे अच्छा, जैसे ये है, ये क्लोरीन से कहेगा कि भाई आप मुझे 7 दे दीजिए, मेरा ऑक्टेट हो जाएगा। तो क्लोरीन नहीं बोलेगा कि भाई तुम्हें मैं 7 दूंगा, इससे अच्छा तुम मुझे अपना 1 दे दो तो मेरा ऑक्टेट हो जाएगा। सही बात है। ऐसे सिचुएशन में ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, और ये पूरी तरह से मतलब 1 इलेक्ट्रॉन देके ये पॉजिटिव आयन बना लेगा। इनकी बात करते हैं, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। 7 मांगेंगे, या तो 7 दें, लेंगे किसी से, या तो 7 लेंगे तो 8 पूरा होगा, या ये 1 दे दें तब ये 8 पूरा हो जाएगा। क्लियर है? आउटर सेल में 8 करना है। फिर से देख लीजिए, या तो ये किसी से 7 लेगा तो इसको 8 पूरा करेगा, या फिर ये 1 ये दे दे तो ये आउटर में 8 पूरा हो जाएगा। तो कोई 7 तो देगा नहीं, इससे अच्छा ये 1 ले लेगा। ठीक है, तो ये 1 चला जाएगा और इसी के साथ यहाँ पे बचेगा कितना? 2 और 8, यानी ये जो 11 था अभी हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, यानी ये नियॉन का निर्माण करता है, यानी बाहरी की सेल में 8 पूरा हो गया। इसी तरह से ये 7 है, अगर ये 1 किसी से ले लेता है तो ये हो जाएगा कितना? 8 हो जाता है, और 8 के साथ ये बन जाता है क्या? आर्गन, और ये भी एक क्या? आइडियल गैस बन जाता है। तो कुल मिलाकर फाइनली हम कहना क्या चाहते हैं? वैलेंसी किसी भी एटम के द्वारा, किसी भी एलिमेंट के एटम्स के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का लेना या देना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो गेन करना और डोनेट करना, इसी को हम बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी में प्लस या माइनस की बात नहीं होती। अब ये प्लस या माइनस क्या होता है? ठीक है दोस्तों, ये देखिए, जैसे ये 2 8 1 है, ये 1 क्या करेगा? ये 1 किसी को देगा। ठीक है दोस्तों, ये 1 देगा तो ये पॉजिटिव आयन बनाएगा। कैसे? अब इसके बारे में हमें जानना है। आइए जरा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी इसे बोलते ही है हम कैटायन, या इसे हम बोल सकते हैं पॉजिटिव आयन। ये क्या होता है? चलिए अब ये टॉपिक आ गया तो इसके साथ ये भी शुरू कर देते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पे 11 सोडियम है, यानी इसमें कितने प्रोटॉन है? प्रोटॉन हो गए कितने? 11 है। ये पॉजिटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं। अगर हम कहें इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन भी 11 हो गए। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव होते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना। अब अगर ये 281 है, सोडियम की बात करते हैं, सोडियम कितने हैं? सोडियम है 281। कोई कहता है भाई आपकी वैलेंसी कितनी है? तो ये 1 है, ये 1 किसी को दे देगा। ठीक है, ये 1 किसी को दे दिया। अब ऐसे सिचुएशन में क्या बचेगा? जब 1 चला जाएगा तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 1 चला गया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? केवल 10 बचेंगे। इस इलेक्ट्रॉन की जगह पे कितने बचेंगे? ये 11 माइनस था, अब 1 चला गया तो अब इसके पास केवल 10 इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी 10 ही बचेंगे। अब ऐसे में ये प्लस 11 है और 10 में माइनस है, तो एक पॉजिटिव वाला ज्यादा है और ये सोडियम के सर पे चढ़ के बैठ जाएगा और इसीलिए इसे हम दिखाते हैं Na+। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्लोरीन की बात करते हैं। 287 है, ये 7 क्या है? यानी ये किसी से 1 लेगा, ये 1 दे रहा था और ये 1 लेगा। जब ये 1 लेगा, अब इसमें देख लीजिए, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 17 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17 है। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन की भी कोई भूमिका नहीं है। प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन 17 है। ठीक है, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव। ठीक, अब अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन यानी माइनस,
अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन पा जाता है तो ये हो जाएंगे 288, यानी ये बना लेता है अपना आर्गन। ठीक है, ध्यान से समझना, ये एक पा गया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 17 थे, अब एक बढ़ गया तो कितने हो गए 18। ऐसे सिचुएशन में 17 पॉजिटिव हो गए, 18 माइनस हो गए, तो ये 18 माइनस इस 17 पॉजिटिव को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, यानी एक माइनस इसके सर पे बैठ जाएगा और अब हम बोलेंगे Cl के ऊपर क्या, माइनस। ठीक है दोस्तों, तो अगर कहीं भी किसी भी एलिमेंट के ऊपर, ध्यान से आप देखना, अगर कहीं भी किसी भी एलिमेंट के ऊपर आपको प्लस या माइनस लिखा नजर आए तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि अगर मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम के ऊपर आपको ऐसे लिखा है तो इसका मतलब कोई आपसे पूछता है इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मैग्नीशियम का होता है 12, इतना आपको पता है, ध्यान से समझना, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई 12, 12, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 12। क्लियर है, ध्यान से देखना। लेकिन +2 है, +2 का मतलब क्या हुआ, यानी इसने, देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन कोई देता है तो प्लस जुड़ता है, ये आप याद रखिएगा, यानी इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन। क्यों, हमने बताया एक इलेक्ट्रॉन गया यानी 11 में से 1 कम हुआ तो 10 हुआ, ठीक है, ये माइनस हुआ, यानी 1 प्लस वाला ज्यादा डोमिनेट करेगा Na+, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव आयन या कैटायन। ठीक है, निगेटिव आयन का हमने यहाँ पे बताया 2 8 7 था, यानी ये कितने थे 17 थे, 17 प्लस 17 माइनस। ठीक है, एक पा गया, एक निगेटिव ज्यादा आया, ये हो गया 18 ज्यादा हो गया, 17 कम हो गया, तो यानी Cl के ऊपर एक आ जाएगा माइनस, और इसे हम बोलते हैं निगेटिव आयन, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एनॉयन। क्या बोलते हैं, एनॉयन। ठीक है, और इसे हम निगेटिव आयन भी बोलते हैं। यानी इतना सा बस बात आपको याद रखना है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देता कौन है, जो अमीर होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन देगा वो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाएगा, यानी पैसे वाला होगा, अमीर होगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, जो गरीब होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो हमेशा निगेटिव आयन बनाएगा, यानी गरीब होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव आयन या कैटायन कौन बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा, और एनायन या निगेटिव आयन कौन बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा। ये Mg 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, 12 प्लस 12 माइनस, लेकिन ये कर रहा है 2 प्लस 2 पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन कब होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन देता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है, और जब दिया होगा तब ये कितना बचेगा, अब यहां पे से ये 2 माइनस कर देना, यानी बचेगा कितना 10 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि भाई 2 दे चुका है, तभी तो ये +12 है, ये -10 है, तो ये इसको डोमिनेट किया। तो ये आपको याद रखना होगा, कभी भी किसी के ऊपर प्लस या माइनस लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम और एग्जांपल देते हैं आपको, हम कह सकते हैं सल्फर कह सकते हैं। सल्फर के ऊपर अगर आपको लिखा दिखे क्या, कि +-2, अगर आपको -2 दिखे, देखिए सल्फर का होता है 16, हम कह सकते हैं प्रोटॉन बराबर कितने हो जाएंगे 16, इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो जाएंगे 16। ध्यान से आप देखना, क्लियर है। अब ऐसे सिचुएशन में -2, ये इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये -2 का मतलब क्या है, यानी ये इलेक्ट्रॉन लिया होगा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अब आपको बताइए क्या होगा, यानी इस प्रोटॉन को हम कह सकते हैं कि 16 है, 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये -2 का मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है, और जब ये 2 एक्स्ट्रा लेगा तो ऐसे में क्या हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 18 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, आर्गन के हैं, यानी ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन या कैटायन और एनायन कैसे होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे वैलेंसी की। वैलेंसी में हमने क्या बताया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दे या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ले, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। ये कैसे काम करता है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए हम कहें लाइन से हम कुछ चीजें बताना चाहते हैं। जैसे हम कहें हीलियम, या और भी अच्छे से हम कहें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, फास्फोरस, और चलिए सल्फर, क्लोरीन, ठीक है,
पोटेशियम। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर हम कहें सोडियम का होता है कितना 11 यानी 2 8 1, मैग्नीशियम का 12 2 8 2, एल्यूमिनियम का 13 2 8 3, सिलिकॉन का 14 2 8 4, ठीक है, सल्फर का 16 2 8 6, क्लोरीन का 17 2 8 7, ठीक है। और हम किसकी बात करें अब पोटेशियम, पोटेशियम की बात करते हैं 19 2 8 8 1, ठीक है। अगर दोस्तों आप देखेंगे ये एक है, ये एक क्या करेगा दे देगा, ठीक है। यानी कोई पूछता है आपसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो आप बोलोगे 1, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी आउटर में है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। वैलेंसी क्या होता है, ये एक दे देगा, यानी इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो दो या तो लो, इसमें प्लस या माइनस नहीं होता है, ठीक है। लेने या देने की क्षमता इसमें 2 है, ये दोनों क्या कर देगा दे देगा। ये एक दे देगा बना देगा क्या 2 और 8, ठीक है। ये क्या बनाएगा 2 और 8 यानी नियॉन बनाता है, कंप्लीट ये हो गया, इसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये भी 2 देगा, ये भी नियॉन को बनाता है 10 जिसका होता है, यानी इसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसके पास 3 है, ये भी 3 दे दिया और ये भी 2 8 यानी अपने नियरेस्ट नियॉन को बनाता है और इसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। लेकिन इसके पास 4 है, ये 4 दे सकता है तो नियॉन बनाएगा और 4 ले सकता है तो आर्गन बनाएगा। ध्यान से देखना दोस्तों आप, ये 4 दे सकता है तो नियॉन बनाएगा 2 और 8 बचेगा, और 4 ले लेगा तो आर्गन बनाएगा 2 8 8 हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में ये 4 ले भी सकता है और दे भी सकता है, यानी कि ये गेन भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कार्बन है, कार्बन का भी हम देखते हैं 6 होता है, 6 का मतलब 2 और 4, ये 4 दे भी सकता है 4 ले भी सकता है, ठीक है। तो ध्यान से आप देखना, जो भी बाहरी इलेक्ट्रॉन में जिनका 1 2 3 होता है ये आमतौर से इलेक्ट्रॉन को देते हैं, ठीक है ना। और जब भी ये इलेक्ट्रॉन को देंगे, क्यों ले क्यों ले सकते हैं, क्योंकि भाई 3 है, 5 लेगा तो सामने वाला कहेगा नहीं कि भाई तुम 5 ले रहे हो, इससे अच्छा अपना ही 3 हमको दे दो ना, सही बात है। तो 1 2 3 जब भी किसी का होगा तो वो देंगे, और देंगे तो इन्हीं को हम बोलते हैं मेटल। जो भी इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटल। इन्हें देखिए ये 6 है, 6 का मतलब इनको 2 चाहिए, ये 2 को लेंगे, ठीक है। यानी ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आर्गन 2 8 और ये 2 लेके क्या बना देंगे आर्गन, ठीक है, 18 हो जाएगा। तो इनका अगर कोई पूछेगा आपको वैलेंसी कितना है तो आप बोलोगे वैलेंसी 2 है, -2 और +2 नहीं करना है। इनका वैलेंसी 1 है, इनका वैलेंसी 2 है, इनका वैलेंसी 3 है, इनका वैलेंसी 2 ले रहा है तो 2 है, ये 1 ले रहा है, इसका वैलेंसी 1 हुआ, क्लियर। ये 1 क्या करेगा देगा, क्योंकि 1 बाहर है, इसका वैलेंसी 1 होगा, यानी 1 या 2 या 3 कुछ भी करना है, प्लस या माइनस नहीं लगाना है। तो जो इलेक्ट्रॉन लेंगे इन्हें बोलते हैं नॉन मेटल, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं इन्हें नॉन मेटल बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें मेटल बोलते हैं। लेकिन जो बीच में होते हैं जैसे ये कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, क्योंकि इसकी संख्या ऑर्डर कितनी है 4 है। 4 देगा तो ये अपने नियरेस्ट क्या करेगा 4 लेगा, जैसे ये देखिए आप सिलिकॉन अगर ये क्या करता है 4 देगा तो ये बनाएगा नियॉन, और 4 लेगा तो ये क्या बनाएगा आर्गन। ऐसे केस में इसे हम बोलते हैं मेटलॉइड, क्या बोलते हैं मेटलॉइड, ठीक है। ये कार्बन मेटलॉइड है, यानी कि इसके अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों की क्वालिटी पाई जाती है, दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो कोई आपसे पूछता है कि आपकी वैलेंसी क्या है, तो बताओगे कि किसी भी मतलब किसी भी एटम की हम कह सकते हैं एलिमेंट की वैलेंसी क्या है, तो आप बोलोगे उसके आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर देखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा या जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं दोस्तों क्या वैलेंसी, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं वैलेंसी। इतना आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया वैलेंसी, हमने बताया पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। जब भी इलेक्ट्रॉन कोई देता है पॉजिटिव आयन बनाता है, पॉजिटिव आयन को बोलते हैं क्या कैटायन, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेता है जो भी लेगा वो क्या होगा गरीब होगा, तो इसीलिए वो नेगेटिव आयन बनाता है, नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं एनायन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें भी आपको समझना होगा, ठीक है, पॉजिटिव आयन कैटायन, ठीक है। तो आपका वैलेंसी हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, और कैटायन हो गया, और साथ ही साथ एनायन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम बोलते हैं आइसोटोप्स।
आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है, आइसोटोप्स की बात करते हैं। आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के, ठीक है, आइसोटोप्स का मतलब वो होता है जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन जो इनका मास नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर, इन्हें बोलते हैं हम आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट होता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या वेरी करता है और इस तरह से आइसोटोप्स का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं 1H1, ऐसे लिख सकते हैं 1H1, यानी एटॉमिक नंबर 1 है और मास भी 1 है। हाइड्रोजन की बात हो रही है। ऐसे ही हाइड्रोजन का एक और है 1H2 और ये हाइड्रोजन का एक और है 1H3। ये तीनों क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। इन्हें हिंदी में समस्थानिक बोलते हैं। इसे बोलते हैं प्रोटियम, इसे बोलते हैं ड्यूटीरियम और इसे बोलते हैं ट्रीटियम। ठीक है दोस्तों, ट्रीटियम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम, ये हाइड्रोजन के क्या है? तीनों आइसोटोप्स हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 1 है। इसमें भी प्रोटॉनों की संख्या 1 है, इसमें भी प्रोटॉनों की संख्या 1 है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 1 में से 1 गया, दैट इज द 0। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 2 में से 1 गया, दैट इज द 1, और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 3 - 1, दैट इज द 2। यानी कि जैसे जैसे हम देख सकते हैं ये सेम एलिमेंट है, ठीक है ना, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या वेरी होती है और इस तरह से ये आइसोटोप्स का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम ऑक्सीजन का भी देख सकते हैं। ऑक्सीजन का भी क्या होता है? 8O16, 8O17, 8O18, ये भी ऑक्सीजन के क्या है? अलग अलग आइसोटोप्स हैं। ठीक है ना, तो आइसोटोप्स में क्या होता है दोस्तों, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आइसोटोप्स में पहला पॉइंट, हमेशा प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है। देखिए, सब में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है। सेकंड पॉइंट, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो सेम नहीं होती है, वो क्या करती है? वेरी करती है। वो क्या करती है दोस्तों? वेरी करती है। तीसरा पॉइंट, अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो एक बात बताओ, केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन तो भाई सब में सेम है, तो यानी केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, ये कभी नहीं बदलती है। ठीक है, फोर्थ आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। दोस्तों आप बताइए, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, यहां पे मास अंतर हो रहा है, इनके मास में अंतर आ रहा है, न्यूट्रॉन जो अंदर का स्ट्रक्चर है उसमें भी अंतर आ रहा है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है ये सेम नहीं होता है, ये वेरी करता है। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हम कह सकते हैं डेंसिटी, मतलब हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मतलब हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ये पूरी तरह से वेरी करता है, ये सेम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है मास के ऊपर, और मास यहाँ पे अलग अलग है। क्यों? यहाँ पे देखिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या वेरी करती है, तो इसलिए यहाँ के फिजिकल प्रॉपर्टी इनके क्या करते हैं? सेम नहीं होते हैं। तो ये हो गया दोस्तों इनके बारे में। नेक्स्ट हम कहते हैं क्या? आइसोबार्स। दोस्तों आइसोबार्स, इन्हें हम हिंदी में समहारी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सेम एलिमेंट नहीं होते हैं, एलिमेंट अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके जो एटॉमिक मास होते हैं या मास नंबर होता है वो सेम होता है। यानी इसमें हम लिखेंगे क्या कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। आप ही बताइए, एटॉमिक नंबर जैसे 1H1, 1 हाइड्रोजन का होता है, हीलियम का 2 होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, जैसे अलग अलग का एटॉमिक नंबर का एलिमेंट भी अलग अलग होता है। तो इसमें क्या कहता है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर अलग अलग, यानी कि सिंपल सी चीज हुई, एलिमेंट भी जो होगा वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। एलिमेंट भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अभी हमने पिछला देखा, पिछला आइसोटोप में क्या था? एलिमेंट सेम था, 1H1, 1H2, 1H3। या हाइड्रोजन का हमने देखा, ऑक्सीजन का भी हमने देखा था, 8O16 था, 8O17 था, 8O18 था, ठीक है, यानी उसमें एलिमेंट सेम थे क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम था, लेकिन इसमें अलग अलग एलिमेंट होंगे। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। जैसे हम कह सकते हैं 18 18 आर्गन 40, ठीक है, और दूसरा हम कह सकते हैं 20 Ca40 20 कैल्शियम 40। ये दोनों को आप देख सकते हैं। ये एलिमेंट का नाम क्या है? इस एलिमेंट का नाम है
आर्गन। और इस एलिमेंट की बात करते हैं दोस्तों, इस एलिमेंट का क्या नाम है? इसका नाम है कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, तो दोनों एलिमेंट अलग अलग है। ठीक, अगर हम प्रोटॉन का है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 18 है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी हो गए दोस्तों 18। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? इसमें प्रोटॉन हो गए 20, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी हो गए कितने? 20। अगर हम कहें न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे दोस्तों? तो न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो 40 में से 18 जाता है तो इसमें बचते हैं 22। और इसकी बात करते हैं, इसमें भी अगर 40 में से 20 जाता है तो इसमें न्यूट्रॉन होंगे 20। यानी हम देख सकते हैं कि इसके अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसमें भी क्या होते हैं? देखिए आप, इसमें प्रोटॉन अलग है, प्रोटॉन इसमें प्रोटॉन अलग है, इसमें इलेक्ट्रॉन अलग है, इसमें इलेक्ट्रॉन अलग है, इसमें न्यूट्रॉन अलग है, इसमें न्यूट्रॉन अलग है। यानी कि इनके अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो पहला चीज कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब के सब क्या करते हैं? वेरी करते हैं, इसमें सेम नहीं होते हैं। दूसरा चीज भाई, दूसरे की हम बात क्या करें, इसमें तो एलिमेंट जो होते हैं वो एलिमेंट ही वेरी करते हैं, एलिमेंट ही अलग अलग होते हैं। वो हमने स्टार्टिंग में ही लिखा है, इसमें तो एलिमेंट ही अलग अलग होते हैं। देखिए ना, आर्गन और ये कैल्शियम। ठीक है, तीसरा हम कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। आप बताओ केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा कि नहीं होगा? पिछले में तो सेम था क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम थे, प्रोटॉन सेम था। इसमें इलेक्ट्रॉन 18, इसमें इलेक्ट्रॉन 20 है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो कभी सेम ही नहीं होगा। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी कभी भी सेम नहीं होती है। फोर्थ हम कह सकते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टी। आप बताइए फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में दोस्तों। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये देखिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन अलग, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन अलग, इनका न्यूक्लियस अलग, इनका न्यूक्लियस अलग, इनका स्ट्रक्चर अलग, इनका स्ट्रक्चर अलग। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम नहीं होगा। यानी कि डेंसिटी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, ये कुछ भी सेम नहीं होने वाला, ये सब के सब वेरी करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में जान के और इसी के साथ इस चैप्टर को हमने समाप्त किया। दोस्तों इस चैप्टर में बस यहीं तक था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको पूरी तरह से ये चैप्टर समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आता है तो प्लीज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।